गुड इवनिंग। सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में कंपनीज एक्ट करेंगे। आज हम लोग कॉर्पोरेट लॉ करेंगे। उसमें आज के दिन 35 मार्क्स का आता है। जो चीज इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंस्टीट्यूट पूछता है वही चीज कराऊंगा मैं, और जो चीज नहीं पूछता है उसका एकदम बेसिक नॉलेज देके पार कर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। पूरा कॉर्पोरेट लॉ 35 नंबर आपकी पॉकेट में होगा। एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। एकदम मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उस कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा। और मेरा क्लासेस आपको सारा चाहिए तो मेरे चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। लेवल 2 में ज्वाइन कीजिएगा, सारा पीडीएफ नोट्स विद सारी क्लासेस मिल जाएगी। और कंपनीज एक्ट की एक मैं शॉर्ट समरी की बुक बनाया हूँ, वो भी आपको मिल जाएगी। विथ एमसीक्यू की एक बुक मिलेगी आपको चैप्टर वाइज। ठीक है, डायरेक्टली कंपनीज एक्ट में आ रहे हैं। ध्यान से सुनिए, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्मॉल कंपनी क्लासिफिकेशन कंपनी कर रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपने स्मॉल कंपनी। ध्यान से सुनिएगा, जो चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं बताऊंगा। स्मॉल कंपनी क्या होता है, देखिए। स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 85, सेक्शन जरूरी नहीं, सिर्फ मीनिंग कंसेप्ट को समझिएगा किसको स्मॉल कंपनी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज बोलता है स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। डेफिनेशन में लिखा हुआ है स्मॉल कंपनी मतलब वह कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि स्मॉल कंपनी हमेशा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। 2 पॉइंट इससे जनरेट हो रहा है। आप एकदम पहले लिखेंगे स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। स्मॉल कंपनी उसको बोलते हैं जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है। दूसरा, स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इज नॉट ए पब्लिक कंपनी, इट इज अ प्राइवेट कंपनी, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेड अप कैपिटल लिमिट। वह कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। डज नॉट एक्सीड लिखा हुआ है। पेड अप कैपिटल डजंट एक्सीड्स मतलब 2 करोड़ से ज्यादा नहीं, और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 करोड़ मतलब वह प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ तक है और टर्नओवर 20 करोड़ तक है, उसी को स्मॉल कंपनी बोलेंगे। गवर्नमेंट चाहे तो फ्यूचर में प्रोविजन में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट चाहे तो प्रोविजन को पेड अप कैपिटल 10 करोड़ तक बढ़ा सकती है। अभी तक नहीं बढ़ाई है, अभी सिर्फ 2 करोड़ का ही लिमिट है, और टर्नओवर को 100 करोड़ तक बढ़ा सकती है। बस इतना याद रखना है। और फॉलोइंग कंपनी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए स्मॉल कंपनी। इसको स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। किसको? जो बड़ी कंपनी होगी उसको नहीं बोलेंगे। लॉजिकली यही, जो बड़ी कंपनी है उसको स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। तो होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं बोलते, होल्डिंग और सब्सिडरी। क्योंकि जो होल्डिंग है, जो किसी कंपनी को और होल्ड करे, होल्डिंग कंपनी मतलब क्या? किसी कंपनी का 50% शेयर खरीद लेना। तो जो कंपनी किसी दूसरा कंपनी को खरीद कर रखी है वो छोटी हो ही नहीं सकती, लॉजिकली 1। दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी मतलब चैरिटेबल कंपनी। आप बोलोगे कि आप छोटी कंपनी और ट्रस्ट भी कर रहे हो, आप ट्रस्ट में पैसा भी बांट रहे हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है लॉजिकली। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी नहीं हो सकता है स्मॉल कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकता है। और स्पेशल एक्ट कंपनी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंकिंग कंपनी, ये सब छोटी होती ही नहीं है। तो 3 चीज याद रखना, ये 3 कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होता। होल्डिंग, सब्सिडियरी, पहला पॉइंट होल्डिंग याद रखिएगा, बस इतना याद रहेगा। सेक्शन 8 कंपनी और स्पेशल एक्ट वाली कंपनी नहीं होती है। तो स्मॉल कंपनी में इतना, ये 5 पॉइंट याद रखना है। इट इज नॉट ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पेड अप कैपिटल 2 करोड़, टर्नओवर 20 करोड़, बस। होल्डिंग कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, स्पेशल एक्ट कंपनी, स्मॉल कंपनी नहीं होती है। इससे ज्यादा नहीं। ये मैं इतना देर क्यों पढ़ाया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे एमसीक्यू भी आता है। अब नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आता है 1 पर्सन कंपनी। नाम से समझ में आ रहा है 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी मतलब एक ही आदमी होगा। मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर कितना होगा? एक ही होगा, बस। नाम से समझ में आ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर पढ़ रहे हैं। 1 पर्सन कंपनी। सेक्शन याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स कितना होगा? 1, बस याद रखना है, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी। आज के दिन मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट किसी कंपनी का नहीं है। तो कोई भी कंपनी आए, कोई भी डेफिनेशन आए किसी भी कंपनी का, देयर इज नो पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, 1 पर्सन कंपनी हो, चारों प्रकार की कंपनी में पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कोई भी एक आए तो आप लिख लीजिएगा पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट आज के दिन नहीं है। और द मेमोरेंडम इंडिकेट, कंपनी का मेमोरेंडम क्या बताता है? कंपनी का शेयर होल्डर के बारे में बताता है। तो यह देखिए, 1 पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर है,
तो क्या रहेगा, द नेम ऑफ द मेंबर प्लस नॉमिनी। नॉमिनी का नाम क्यों बताया कि एक कंपनी जो 1% कंपनी है उसका मालिक एक ही जन रहता है, यदि वो मर जाएगा तो वो कंपनी का लायबिलिटी कौन बियर करेगा, उसका नॉमिनी। वो कंपनी का एसेट कौन लेगा, उसका नॉमिनी को दिया जाएगा। इसीलिए नॉमिनी का कंसेप्ट आया 1% कंपनी में। तो मेमोरेंडम में क्या चीज लिखा रहेगा, कंपनी का मेंबर कौन है, उसका नॉमिनी कौन रहेगा। और मेमोरम प्लस ये याद रखिएगा, मेंबर और नॉमिनी हमेशा जीता जागता इंसान होगा, मतलब इंडियन सिटीजन होगा प्लस रेसिडेंट इन इंडिया होगा, इतना याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स 1, मिनिमम पेड अप कैपिटल। आज किसी भी कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेमोरेंडम क्या चीज बताएगा, मेंबर का नेम प्लस नॉमिनी का नेम। ठीक है, चौथा पॉइंट याद रखिएगा, ओपीसी एलवेज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओपीसी हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, 1% कंपनी इज आल्सो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और वन मेंबर ऑफ ओपीसी कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ अदर ओपीसी। यदि एक मेंबर एक ओपीसी में मेंबर है, वो दूसरा ओपीसी में मेंबर नहीं बन सकता। ये पॉइंट याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं। याद रखिए ओपीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सिंपल सा पहला पॉइंट। दूसरा, ओपीसी में मिनिमम एक मेंबर होता है, मैक्सिमम भी एक मेंबर होता है, कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेमोरेंडम दो चीज बताता है, मेंबर का नाम और नॉमिनी का नाम, बस। अब आ जाइए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, चीज को समझिए ध्यान से, ठीक है। देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ध्यान से प्रोविजन को सुनिए, 4 पॉइंट बताएंगे, 4 पॉइंट ही याद रखना। 3 पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए सिंपल सा, मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपना ट्रांसफर ऑफ शेयर में कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल सकती है, याद रखिए, कुछ भी क्वालिफिकेशन से कोई भी रेस्ट्रिक्शन अपना ट्रांसफर ऑफ शेयर में डाल सकते हैं। प्रोहिबिटेड नहीं है, याद रखिएगा, ट्रांसफर ऑफ शेयर प्राइवेट कंपनी का प्रोहिबिटेड नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर हो सकता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल सकती है कि इतना कोई शेयर इतना कर, इतना डायरेक्टर इतना क्वालिफिकेशन शेयर लेगा तब ट्रांसफर, तो कोई प्रकार का भी रेस्ट्रिक्शन अपना आर्टिकल में डाल सकती है, बस याद रखना है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर बाई आर्टिकल्स। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है, जनरल नॉलेज है। प्रोहिबिटेड पब्लिक डिपॉजिट्स, बस 3 पॉइंट आपको याद रखना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स कितना होगा, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, 2 में 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, काम खत्म। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर में कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल सकती है। तीसरी है प्रोहिबिटेड पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से प्राइवेट कंपनी पैसा नहीं ले सकती, यदि पब्लिक से लेती तो पब्लिक कंपनी हो जाती, सिंपल सा लॉजिक है। तीसरा है, देखिएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स शेल नॉट इंक्लूड करंट एम्प्लॉय और पास्ट एम्प्लॉय। यदि 200 मेंबर का जो लिमिट है उसमें करंट एम्प्लॉय, यदि कोई कंपनी का करंट एम्प्लॉय है या पास्ट एम्प्लॉय है, उसको नहीं काउंट करेंगे। और आज के दिन पेड अप कैपिटल का लिमिट किसी कंपनी में नहीं है, याद रखिएगा। तो प्राइवेट कंपनी में भी मिनिमम पेड अप कैपिटल लिमिट नो लिमिट। ठीक है, अब आ जाइए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मिनिमम पब्लिक मतलब क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, सिंपल भाषा में बात करेंगे। पब्लिक मतलब कितना जन भी मेंबर बन सकता है, आपको समझ में आएंगे। तो मैक्सिमम मेंबर्स का लिमिट अनलिमिटेड, कोई भी ले सकता है, पब्लिक के लिए ओपन फॉर पब्लिक है, तो पब्लिक का कोई काउंटिंग नहीं होता है। तो मिनिमम मेंबर्स कितना है, 7 होना चाहिए, और मैक्सिमम अनलिमिटेड। याद रखिए, सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ऑलवेज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। याद रखिए, कोई भी सब्सिडियरी कंपनी क्या है, हम आगे बताएंगे। सब्सिडियरी कंपनी, याद रखिए, सब्सिडियरी कंपनी मतलब समझिए, आप यदि किसी कंपनी का 50% शेयर खरीद लेते हैं तो आप होल्ड 50% और उससे ज्यादा शेयर खरीद लेते हैं तो आप होल्डिंग कंपनी बन जाएंगे, और सामने वाली सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगी। 51% शेयर खरीद लेंगे तो सामने वाली सब्सिडियरी हो जाएगी। तो सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, यदि कोई भी कंपनी जिसका 50% शेयर ये पब्लिक कंपनी खरीद के रखती है, उसको हमेशा पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही मानेंगे। सपोज एक प्राइवेट कंपनी है, उसका 51% शेयर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खरीद लेती है, तो उसको हमेशा पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही माना जाएगा। कैपिटल का आज के दिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, जो चीज इंपॉर्टेंट है, मैं नोट्स पूरा दे दूंगा, एक बार पढ़ के आप पढ़ लीजिएगा, और जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। सब्सिडियरी कंपनी में सब 2 चीज याद रखिएगा। सबसे पहला याद रखिएगा, कंट्रोल एक्सरसाइज मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। मतलब किसी कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर आप खरीद लेते हैं, मतलब समझ जाइए किसी कंपनी का 51% शेयर आप खरीद ले रहे हैं। दूसरा, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यदि किसी कंपनी में 5 डायरेक्टर है और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, कंपोजिशन माने कंट्रोल कर रहा है आप उसका डायरेक्टर को, मतलब मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर आपके डायरेक्शन में जा रहा है। तो आज के दिन सब्सिडियरी कंपनी का मतलब याद रखिएगा, यदि किसी कंपनी का 50% से ज्यादा आप शेयर खरीद ले रहे हैं तो आप हो गए होल्डिंग, सामने वाली होगी सब्सिडियरी। मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिए, गवर्नमेंट कंपनी क्या है।
याद रखिएगा 51% और मोर शेयर्स आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बोथ। मतलब किसी कंपनी का यदि 50% से ज्यादा, 51% और मोर, 51% समझ लीजिए, 50% और मोर होता तो भी ठीक है, 51% और मोर समझ लीजिए। यदि किसी कंपनी का 51% से ज्यादा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर खरीद लेती है तो उसको बोल देते हैं गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी मतलब सिंपल सा चीज है, यदि किसी कंपनी का आप 20% से ज्यादा शेयर खरीद लेते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब 20% से ज्यादा आप शेयर खरीद लेते हैं, तो वो हो गई, वो कंपनी आपकी होगी सब्सिडियरी। या देखिए एसोसिएट कंपनी हो गई, 50% से ज्यादा करेंगे तो हो जाएगी सब्सिडियरी वो, और यदि 20% से ज्यादा किसी का शेयर खरीद लेंगे तो हो जाएगी एसोसिएट कंपनी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस होल्ड एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। किसी कंपनी का 20% और उससे ज्यादा 20% शेयर खरीद लेंगे तो हो जाएगी आपकी एसोसिएट कंपनी। बस इतना याद रखना। एग्जांपल पढ़ लीजिएगा, फॉरेन कंपनी। दो कंडीशन चाहिए एक फॉरेन कंपनी बनने के लिए। कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, कंपनी इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई, मतलब उसका जन्म इंडिया से बाहर हुआ। दूसरा, एस्टैब्लिश ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। इंडिया में दो चीज क्या है, बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, तभी मेरे लिए इंडिया के लिए फॉरेन कंपनी, इंडिया पैसा चाहता है उसे। एक प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में स्टैब्लिश करेगा और कंडक्ट करेगा बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। इनकॉर्पोरेट होगी इंडिया से बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया में दो चीज होना चाहिए, एक प्लेस ऑफ बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटी वो इंडिया में करे। देखिए अब टाइप ऑफ कंपनी फिनिश। अब नया टॉपिक पढ़ेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दो वर्ड्स, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, मतलब एक नया कंपनी जब भी बन रहा है, उसका दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है। क्यों बनता है सोचिए पहले। जब भी कोई कंपनी बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, कंपनी करेगा क्या, ऑब्जेक्ट क्या होगा, और कंपनी जब काम करेगा उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, वो सब का डॉक्यूमेंट। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या डालते हैं कि कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये सब सारा इंफॉर्मेशन कहाँ डालना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस मैनेजमेंट के लिए क्या होगा, वो होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सब चीज जाता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज टू प्रिपेयर ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पहला स्टेप है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है सबसे पहला चीज होता है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए क्लोजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एमओए, मतलब क्लोजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका 6 क्लोज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, क्लोजेस मतलब ये एक एक बारह में दिया जाता है कि ये चीज कंपनी का है। सबसे पहला नेम क्लोज, माने ये बताता है कि कंपनी का नाम क्या, कंपनी का नाम लिखा रहता है। दूसरा क्या है, सिचुएशन क्लोज, मतलब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। ऑब्जेक्ट क्लोज, कंपनी काम क्या करेगा। सिर्फ इतना याद रखना है, नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस क्लोज कर देगा तो भी ठीक है, नेम क्लोज होना चाहिए। सिचुएशन क्लोज, कहाँ पर सिचुएटेड है रजिस्टर्ड ऑफिस। तीसरा ऑब्जेक्ट क्लोज। तीसरा लाइबिलिटी क्लोज, मेंबर्स का क्या लाइबिलिटी होगा उसके बारे में बताएगा। कैपिटल क्लोज, कैपिटल कितना रुपया कंपनी लगाएगा, ऑथराइज कैपिटल कंपनी का कितना होगा, सब्सक्राइब कैपिटल कितना होगा, तो कंपनी में कितना कैपिटल होगा वो बताएगा। और सब्सक्रिप्शन क्लोज मतलब कौन कौन कंपनी का सब्सक्राइबर है उसके बारे में बताएगा, कौन कौन कंपनी में पैसा लगाया उसके बारे में बताएगा। तो ये 6 क्लोज आपको नाम याद रखना है, नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज और सब्सक्रिप्शन क्लोज। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है देखिए, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, मतलब ये क्लोजेस में हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। सपोज कंपनी का नाम हम चेंज करना चाहते हैं, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हम चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ चेंज हो सकता है। अल्टरेशन मतलब क्या, चेंजेस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं अल्टरेशंस। अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन चेंज इन द क्लोजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए मतलब उसका क्लोजेस में कुछ चेंजेस करना। ठीक है, जब भी चेंजेस करना चाहेंगे तो याद रखिएगा सबसे पहले उसमें लगेगा स्पेशल रिजोल्यूशन। मेजॉरिटी ऑफ केस में स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है।
कभी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब यदि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्लोजेस में कुछ चेंज करना चाहेंगे तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। याद रखिएगा, दो चीज याद रखिएगा, कंपनी का काम जो होता है मैनेजमेंट देखता है डायरेक्टर लोग, और कंपनी का मालिक होता है शेयर होल्डर लोग। तो यदि कुछ भी क्लोजेस में चेंज करना चाहेंगे तो उससे शेयर होल्डर लोगों का अप्रूवल लगेगा। और शेयर होल्डर जो भी रिजोल्यूशन पास करते हैं, एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करते हैं और एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% शेयर होल्डर उस चीज के लिए एग्री, याद रखिएगा। और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब 50% शेयर होल्डर, 50% से ज्यादा शेयर होल्डर उस चीज के लिए एग्री। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रिजोल्यूशन पास करते हैं बोर्ड मीटिंग में, जो डायरेक्टर उनको उसको बोलते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन, मोर देन मेजोरिटी मतलब 50% से ज्यादा। ठीक है, अब खाली इतना याद रखिएगा, यदि कुछ अल्टरेशन करना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% शेयर होल्डर एग्री होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चीज आ जाइए, प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन। यदि अल्टरेशन का प्रोसेस क्या है, यदि दो चीज याद रखिएगा, यदि कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहता है या रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरा स्टेट भेजना चाहता है, ये दो चीज में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लगेगा, याद रखिए। बाकी सब जगह स्पेशल रेगुलेशन से काम हो जाएगा। याद रखिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दो चीज चेंज करना चाहता है, कंपनी का नाम प्लस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। चेंज ऑफ नेम और चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वो दो केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लगेगा। बाकी जगह स्पेशल रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा, काम खत्म। अब देखिए अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या, द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी लोगों का मैनेजमेंट के लिए, कंपनी लोगों का डायरेक्टर लोगों के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, उसी के लिए बताया। रूल्स एंड रेगुलेशन, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में, बायबैक ऑफ शेयर्स, प्रॉक्सी कौन होगा, अकाउंट्स, डिविडेंड, वाइवेंट, इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें रहता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहती है। याद रखिए, तो एवरी कंपनी विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिव डिटेल। यदि कोई नया कंपनी बन रहा है तो 15 दिन के अंदर उसको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल आरओसी को बताना पड़ता है, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी को बताना पड़ता है। अब देखिए कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहता है तो दो प्रकार से कर सकता है। सपोज मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कलकत्ता में, हम चाहेंगे कलकत्ता से बाहर भी ले जा सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र कहीं भी ले जा सकते हैं, या कलकत्ता के अंदर ही हम रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं। तो दो प्रोविजन बनता है, विद इन लोकल लिमिट और वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यदि लोकल लिमिट में रहा तो सिंपल सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग ये काम कर सकते हैं, मतलब बोर्ड मीटिंग करेंगे, बोर्ड मीटिंग में हमेशा बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया देखिएगा, तो हम बोर्ड मीटिंग करेंगे और बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर देंगे। तो सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस है, यदि हम लोकल लिमिट में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ट्रांसफर कर रहे हैं तो बोर्ड मीटिंग करके फॉर्म INC 22 फाइल कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, यदि हम एक स्टेट से दूसरा स्टेट करेंगे तो बोर्ड मीटिंग भी लगेगा, शेयर होल्डर लोगों का भी मीटिंग लगेगा। शेयर होल्डर लोगों का मीटिंग में याद रखिए होल्ड करेगा EGM। आप सिंपल से लिखिएगा, बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर लोगों का मीटिंग, शेयर होल्डर लोगों का मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग मतलब डायरेक्टर लोगों का मीटिंग, EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर लोगों का दो ही मीटिंग होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार होता है, उसके बाद कभी भी शेयर होल्डर लोगों को मीटिंग करना पड़ा कोई भी नेसेसरी एजेंडा के ऊपर, कोई भी नेसेसरी आइटम के ऊपर, लोग EGM होल्ड करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड करता है। तो यदि EGM पहला बोर्ड लोग अपना मीटिंग करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग मीटिंग करेगा, बोर्ड मीटिंग, फिर शेयर होल्डर लोग मीटिंग करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉर्म जाएगा INC 23, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद हम INC 22 फाइल करेंगे। मतलब याद रखिए, यदि एक स्टेट से दूसरा ऑफिस, यदि स्टेट रजिस्टर्ड ऑफिस ट्रांसफर होता है तो बोर्ड का अप्रूवल भी लगेगा, शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लगेगा। तीसरा है, दो प्रकार का फॉर्म फाइल होता है, INC 23 एंड INC 22। ठीक है, चार चीज। और प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू ऑफिस, ये पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉइंट डाल दिया हूं मैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। अब आ जाइए बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, बायबैक मतलब होता है कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर, कंपनी अपना खुद का शेयर खरीद रहा है। ठीक है, कंपनी अपना खुद का शेयर दो जन से खरीद सकते हैं, याद रखिएगा, जनरली ओपन मार्केट से खरीद लेगा या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से खरीद लेगा। ठीक है, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कि सोर्सेस ऑफ बायबैक क्या है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि सोर्सेस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स मतलब कंपनी अपना शेयर, खुद का शेयर कहां से, माने कहां से पैसा लाके खरीद सकता है, उसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ बायबैक। ठीक है, वो सिंपल सा लॉजिक याद रखिए कि कंपनी के पास जब ज्यादा पैसा होगा तभी वो, एक्स्ट्रा पैसा होगा तभी वो बायबैक करेगा, नहीं तो अपना बिजनेस करेगा।
बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट हो गया तब वो बायबैक करने का सोचेगा। तो दिमाग लगाइए, जब एक्स्ट्रा पैसा होगा तो कंपनी अपना प्रॉफिट कहाँ डालता है? फ्री रिजर्व में डालता है या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालता है। ये दो तरीका। या अमाउंट रिसीव फ्रॉम इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर, यदि फ्रेश शेयर यदि कंपनी फ्रेश कोई अलॉटमेंट करता है, उसके रिगार्ड में कोई पैसा लाता है, उससे भी बायबैक कर सकता है। तो तीन प्रकार का सोर्स से कंपनी बायबैक कर सकता है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और थर्ड अमाउंट रिसीव फ्रॉम इश्यू फ्रेश शेयर्स। ठीक है, तीन तरीके, ये तीन अमाउंट को यूज करके कंपनी अपना शेयर खरीद सकता है। और चीज और देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और एक तो याद रखिए, प्रोहिबिटेड ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, माने प्रोहिबिटेड है, माने किससे कंपनी बायबैक ऑफ शेयर नहीं खरीद सकता। याद रखिए, सब्सिडियरी कंपनी मतलब अपना सब्सिडियरी से कंपनी से नहीं कर सकता। ऑब्वियसली यदि अपना सब्सिडियरी करेगा तो वो तो शेयर का एंट्री घुमाएगा। चीज को समझिए, मार्केट जो मेरा इन्वेस्टर लोगों को फिर अपॉर्चुनिटी क्या मिला कि अपना ही पैसा घुमा लिया, तो इन्वेस्टर कंपनी में एक्सपेक्ट करता है ना कंपनी हमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देगा, इसीलिए कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी का बिजनेस क्या है? स्टॉक है शेयर, तो उससे भी नहीं खरीद सकता। और यदि कोई कंपनी डिफॉल्ट कर रहा है, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट मतलब मार्केट से पैसा लेके और उसको वापस ही नहीं कर रहा है, या लोन का पैसा नहीं दे रहा है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर रहा है, मतलब ये कंपनी चोर चमार कंपनी है। जो कंपनी डिफॉल्ट करके रखा है मतलब डिफॉल्टी कंपनी है। डिफॉल्टी कंपनी से तो हम ऐसे भी अपना शेयर नहीं खरीदेंगे, सिंपल सा। सब्सिडियरी कंपनी से नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट कंपनी से नहीं कर सकते, और कंपनी को डिफॉल्ट करता है उससे हम बायबैक नहीं कर सकते। और मेन चीज याद रखिएगा, मैक्सिमम लिमिट कंपनी का बायबैक का है 25% पेडअप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। पेडअप कैपिटल फ्री रिजर्व जितना उसका 25% जितना होगा उतना शेयर कंपनी बायबैक कर सकता है, तो याद रखिएगा। लेकिन डायरेक्टर के पास, सिर्फ डायरेक्टर के पास कितना है? सिर्फ डायरेक्टर का अप्रूवल लेगा तो 10% बायबैक कर सकता है, और यदि शेयर होल्डर का अप्रूवल लेगा तो 25% तक बायबैक कर सकता है पेडअप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब भी एक पब्लिक कंपनी को पब्लिक से पैसा चाहिए, जनरल पब्लिक से पैसा चाहिए, तो कंपनी क्या लाता है? आज के दिन सुने हुए आज आईपीओ लेके आया, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब पब्लिक को आईपीओ दी। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। Prospectus is a legal document through which the public company raise fund by issuing shares to the public। मतलब जनरल पब्लिक को, आईटीसी को पैसा चाहिए तो क्या होगा? अपना शेयर दे देगा जनरल पब्लिक को आईपीओ लाके, और जनरल पब्लिक से पैसा ले लेगा। तो ये पैसा रीच करने का एक तरीका होता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इट इज ए स्टेप टू रेज कैपिटल वाया इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये एक तरीका है पब्लिक से पैसा लेने का और अपना शेयर देने का, सिंपल सा चीज। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट इंक्लूड द क्वांटम एंड प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। याद रखिए, जनरली हर प्रोस्पेक्टस में कंपनी आपका कितना शेयर दे रहा है और शेयर का प्राइस लिखा रहता है, लेकिन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में वो चीज नहीं लिखा रहता है। इसमें जनरल पब्लिक को एक प्राइस बैंड दे देता है, मतलब स्टार्टिंग प्राइस जितना होगा और एंडिंग प्राइस जितना होगा, और पब्लिक से पूछा जाता है कि तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से क्या प्राइस होना चाहिए। तो जो मैक्सिमम प्राइस जिस पे आएगा पब्लिक का, उस प्राइस पे शेयर इशू हो जाएगा, तो प्राइस बैंड इशू किया जाता है। तो इसमें शेयर का प्राइस नहीं बताया जाता, याद रखिएगा। दिस प्रोस्पेक्टस इज नॉन एज इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, क्योंकि शेयर का प्राइस हम नहीं बता रहे इशू करते समय। प्रोस्पेक्टस जब इशू कर रहा है तो प्राइस नहीं बताया जा रहा, पब्लिक से ही पूछा जा रहा है। ठीक, पब्लिक का बिडिंग के बेसिस में बुक बिल्डिंग कंसेप्ट को यूज करता है, याद रखिएगा। इट इज फाइल टू द आरओसी एटलीस्ट 3 days प्रायर टू, जब ये आरओसी में इशू होने से 3 दिन पहले फाइल होता है। इट्स कंटेन कंपनी ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट्स यूज बुक बिल्डिंग मेथड्स, बस बुक बिल्डिंग मेथड को यूज करता है। बाकी प्रोस्पेक्टस के बारे में लिख दिया हूँ कि एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है, सॉर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस है, ये कंपलसरी इशू करना। डीम प्रोस्पेक्टस क्या, एक बार मेरे नोट्स को पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब एनुअल जनरल मीटिंग याद रखिए क्या होता है। शेयर होल्डर लोग क्या होता है ना, हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करता है, साल में एक ही बार ये मीटिंग होता है। ठीक है, ये कब होगा? और जिसमें सारा शेयर होल्डर लोगों का मीटिंग है, और साल में एक बार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बोलता है एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर से 6 महीना के अंदर, मतलब मार्च में फाइनेंशियल क्लोजर है, वहां से 6 महीना सितंबर तक एजीएम आपको करना पड़ेगा। 2 एजीएम का गैप 15 महीना से ज्यादा नहीं हो सकता, याद रखिए। ठीक है, ये प्रोविजन है, और एजीएम के लिए 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है, बस।
और एक तो क्वेश्चन आपका ये है, मैं करा देता हूँ आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का फंडा क्या है? कॉर्पोरेट वेल्थ का मतलब क्या है? मीन्स ए कंपनी इज ए सेपरेट लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी एंड मेंबर्स आर टू डिफरेंट पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब बोलता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और कंपनी का मेंबर्स लोग अलग एंटिटी है। मतलब दोनों अलग अलग है, कंपनी अलग है, अलग स्टेटस, लीगल स्टेटस दिया, उसका मेंबर्स लोग को अलग लीगल स्टेटस दिया गया है, ठीक है। If members take an illegal benefit of a company's separate legal position, then court is not allowed. यदि मेंबर्स बदमाशी करता है, क्या करता है, एग्जांपल समझिए। सपोज मेंबर्स क्या करता है, कंपनी के नाम से लोन ले लिया 5 लाख रुपया और उसको फिर पर्सनल यूज करके खत्म कर देगा। मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी अच्छा चल रहा है, कंपनी के नाम पे लोन दे देगा बैंक, और क्या होगा, मेंबर खुद उस लोन का बेनिफिट लेगा, अपना घूम रहा है, फिर रहा है, 5 हजार को उड़ा दे रहा है। चीज को समझिए कि कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग है, और उसका नाम से तुम लोन लेके तुम अपना बेनिफिट नहीं कर सकते हो। यदि ऐसा करोगे तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगा, याद रखिएगा। इलीगल, इफ मेंबर्स टेक इलीगल बेनिफिट ऑफ कंपनी सेपरेट लीगल पोजीशन, यदि मेंबर्स कंपनी का नाम का, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट, मतलब इलीगल बेनिफिट ले रहा है, तब वो कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। देन कोर्ट इज नॉट अलाउड टू डू दैट। इसी को बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, ठीक है। सर्कमस्टांसेस इन व्हिच द कॉर्पोरेट वेल्थ लिफ्टेड बाय द, किस किस केस में? प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉड को प्रोटेक्ट करने के लिए, पब्लिक पॉलिसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और टैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट ऐसा कर सकता है, बस। अब देखिए कंपनीज एक्ट में इतना क्वेश्चन मोर देन इंपॉर्टेंट है। मेरा नोट्स में लगा दूंगा, शॉर्ट नोट्स पीडीएफ में। मेरा चैनल को आप लाइक कर लीजिए। अभी सिर्फ 100 रुपीज चल रहा है, एग्जाम के लिए मैं दे रहा हूँ, ये ऑफर है, और थैंक यू। सेम इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में आज डायरेक्टर का शॉर्ट रिवीजन करें। जो चीज इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए वही चीज बताएंगे, और मैं शॉर्ट समरी की बुक दूंगा। जो मेरे ज्वाइन मेंबर है उनको शॉर्ट समरी की बुक मिलेगी। आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप भी ज्वाइन हो जाइए, लेवल 2 में जाके ज्वाइन कर लीजिए और मेरा मेंबर बन जाइए, आपको भी शॉर्ट समरी की बुक मिल जाएगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ऑडिट लॉ एंड एथिक्स का सारा क्लासेस होगा, ऑडिट का होगा, ओएमएसएम एंड आईआईटी का सारा क्लासेस होगा, विद शॉर्ट समरी की बुक भी मिलेगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्टर चैप्टर का जो मेन चीज है, जो आपके लिए एकदम बहुत रेलिवेंट एग्जाम के लिए, वो चीज करा रहे हैं और लॉजिकली सारा चीज बताएंगे, ध्यान से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डायरेक्टर, पहले नॉलेज के लिए जान लीजिए। मेंबर ऑफ द बोर्ड, कंपनी का जो बोर्ड है उसका मेंबर को डायरेक्टर बोलते हैं। मतलब वह आदमी जो कंपनी का मैनेजमेंट देखता है, जो मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं डायरेक्टर। ए पर्सन हु कंट्रोल द मैनेजमेंट, जो कंपनी का मैनेजमेंट देखता है उसी को डायरेक्टर बोलते हैं। सिंपल भाषा में याद रखिएगा, ठीक है। कंपनी का बोर्ड का मेंबर को डायरेक्टर बोलते हैं, और वह आदमी जो कंपनी का मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ओनली इंडिविजुअल कैन बी ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सिर्फ इंडिविजुअल ही डायरेक्टर हो सकता है, याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जो मेन चीज है आपको बता रहे हैं, सेक्शन 149(1) मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोलता है 1% कंपनी में एक डायरेक्टर मिनिमम चाहिए, एक डायरेक्टर कम से कम चाहिए, ठीक है। और एक ही में काम हो जाएगा, मिनिमम इतना डायरेक्टर चाहिए इसका, माने एक कंपनी यदि 1% कंपनी रहेगी तो मिनिमम एक डायरेक्टर कंपनी में चाहिए कंपनी को बनाने के लिए, ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट देखने के लिए। 1% कंपनी, देखिए अब देखिए प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए। और एक कंपनी में, किसी भी प्रकार की कंपनी हो, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर रह सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर रह सकते हैं। और कंपनी चाहे तो 15 से ज्यादा भी बढ़ा सकती है, उसके लिए उन लोगों को एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग। कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर रह सकते हैं, 15 से ज्यादा भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो ये मिनिमम इतना डायरेक्टर होना ही चाहिए और मैक्सिमम इतना हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, वुमेन डायरेक्टर
किस किस कंपनी में वुमेन डायरेक्टर चाहिए ही चाहिए, तो नया प्रोविजन आया है। माने बड़ी कंपनी के लिए प्रोविजन, ध्यान से सुनिएगा। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट विथ रिगार्ड टू वुमेन डायरेक्टर इन अ कंपनी। किस कंपनी में वुमेन डायरेक्टर, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर इन द फॉलोइंग कंपनी। ये है सब कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए ही चाहिए। किस किस कंपनी में? ऑल लिस्टेड कंपनी, मतलब लिस्टेड कंपनी होगी तो उसको वुमेन डायरेक्टर चाहिए, और कोई क्राइटेरिया नहीं देखना, वर्ड लिखा हुआ है ऑल लिस्टेड कंपनी, ऑल मीन सारी लिस्टेड कंपनी। दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, याद रखिएगा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मतलब वह पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, मतलब सिंपल सा ये प्रोविजन है पब्लिक कंपनी के लिए। वह पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और उससे ज्यादा है या टर्नओवर 300 करोड़ और उससे ज्यादा है, उस पब्लिक कंपनी के लिए वुमेन डायरेक्टर चाहिए। मतलब सिंपल सा भाषा में बोल रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए वुमेन डायरेक्टर नहीं चाहिए, कुछ भी कैपिटल हो कुछ भी टर्नओवर। ठीक है, वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजन सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, और वह पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल 100 करोड़ उससे ज्यादा है या टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा, एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो उसको वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। अब आ जाइए रेसिडेंट डायरेक्टर, एक नया प्रोविजन आया, बोलता है हर कंपनी में, मतलब हर इंडियन कंपनी में एटलीस्ट वन रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, मतलब वह डायरेक्टर जो इंडिया में कम से कम 182 दिन पिछला साल रहा हो। रेसिडेंट डायरेक्टर का यही फंडा, इससे ज्यादा जानना नहीं है। अब जाइए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ध्यान से सुनिएगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब किस किस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, क्या होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाद में बताएंगे, किस किस कंपनी में चाहिए, आगे ध्यान से सुनिएगा, शॉर्ट समरी क्लास ध्यान से सुनिएगा। लिस्टेड कंपनी, मतलब हर लिस्टेड कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए ही चाहिए। दूसरा क्या बोलता है उसके बाद, देखिए 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर, मतलब जितना डायरेक्टर है 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। घुमा फिरा के बोलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बाहर का डायरेक्टर हो, जो पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, जिसको बहुत नॉलेज हो, वो कंपनी का डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं हो, कंपनी में कुछ गलत कर रहा है तो बता सके पब्लिक को कि कंपनी गलत कर रहा है। सिंपल सा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये होता है। अब देखिए किसके लिए चाहिए, नॉलेज के लिए था वो। अब देखिए लिस्टेड कंपनी में कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, 1/3 ऑफ द टोटल। ठीक है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, मतलब वह अनलिस्टेड लिखा हुआ मैंने पब्लिक कंपनी, मिनिमम 2 डायरेक्टर कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। किस पब्लिक कंपनी, बड़ी कंपनी लिखा हुआ है, जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ उससे ज्यादा है या टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, या कंपनी ने आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट डिवेंचर या लोन, कंपनी ने लोन लेके रखा है 50 करोड़ इन एग्रीगेट, 50 करोड़ से ज्यादा इन एग्रीगेट, मतलब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होगा पब्लिक कंपनी के हो, तब उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा, या कंपनी ने लोन लेकर रखा है 50 करोड़ से ज्यादा, उस पब्लिक कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। मतलब प्राइवेट कंपनी के लिए भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन नहीं है, याद रखिएगा। वुमेन डायरेक्टर भी प्राइवेट कंपनी में रखने का अधिकार नहीं है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी प्राइवेट कंपनी में रखने का अधिकार नहीं है। और हर पब्लिक कंपनी में यदि पब्लिक कंपनी कैपिटल और टर्नओवर का क्राइटेरिया को मीट करेगा, सिर्फ उसी पब्लिक कंपनी को वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। दोनों का कैपिटल क्राइटेरिया बता चुके हैं। यहाँ याद रखना है 10, 100 और 50, 10, 50, 100, और वहां रखना है 100 और 300, ये 2 कंडीशन याद रखना है। अब देखिए बोलता है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस डायरेक्टर अदर देन एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर, मतलब कंपनी का डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं होगा, एमडी भी इससे रिलेटेड नहीं होगा, होल टाइम डायरेक्टर भी नहीं होगा, एमडी को भी नहीं बना सकते, होल टाइम डायरेक्टर को भी नहीं बना सकते, और नॉमिनी डायरेक्टर को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते। उस आदमी को बनाएंगे जो एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज होगा, जिसको बहुत नॉलेज होगा काम का, फील्ड में एक्सपर्ट होगा, इंटीग्रिटी होगा, ईमानदार होगा। He is or was not the promoter of the company, वह प्रमोटर नहीं होगा, उसका रिलेटेड भी प्रमोटर नहीं होना चाहिए, प्रमोटर से लिंक नहीं होना चाहिए, बिजनेस रिलेशनशिप उसका कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए चौथा पॉइंट बोलता है वह कंपनी का रिलेटिव भी नहीं। ठीक है, सिंपल सा 4 पॉइंट है, पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा चीज। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर, ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब इस आदमी को हम कंपनी का डायरेक्टर नहीं बना सकते, सीधा सा बात है। कौन एलिजिबल नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए, उसको बोलते हैं माने डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, मतलब उस आदमी को हम डायरेक्टर नहीं बना सकते। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
ध्यान से सुनिएगा, किस आदमी को हम कंपनी का डायरेक्टर नहीं बना सकते। सिंपल सा लॉजिक इंट्रोड्यूस कीजिए पढ़ने के साथ। अनसाउंड माइंड, पागल है उसको नहीं बनाएंगे। डिक्लेयर बाय द कोर्ट ने डिक्लेयर भी कर दिया, एंड डिक्लेयर बाय द, दोनों कंडीशन, अनसाउंड माइंड होना चाहिए और कोर्ट डिक्लेयर करेगा। तो सिंपल से याद है कि अनसाउंड माइंड डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, जो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट, या अप्लाई फॉर इंसॉल्वेंट, जो भिखारी हो गया, भिखमंगा हो गया, इसके पास पैसा नहीं, उसको क्या डायरेक्टर बनाएंगे? वो तो पैसा लेके कुछ भी कर देगा, तो इसलिए नहीं बनाएंगे। अनसाउंड माइंड एंड इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का क्राइटेरिया में दोनों चीजों को डिक्लेयर है गया या जो इसने एप्लीकेशन दिया है। तो अनसाउंड माइंड नहीं बन सकता, इंसॉल्वेंट आदमी नहीं बन सकता है। और कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर ऑफेंस, यदि किसी ने कोई क्राइम किया है और 6 महीना से ज्यादा की उसको सजा मिल चुकी है और 5 साल एक्सपायर नहीं हुआ है, उसको भी डायरेक्टर नहीं बना सकते। और इफ ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफेंस एंड हिज इम्प्रिजमेंट 7 ईयर्स, मतलब किसी आदमी ने ऐसा क्राइम कर दिया कि उसकी सजा 7 साल और उससे ज्यादा हो गई, तो वो कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। यदि किसी को 6 महीना की सजा हुई है, 6 महीना से ज्यादा की, और 5 साल एक्सपायर नहीं हुआ, वो भी नहीं बन सकता है। याद रखिएगा, दो कंडीशन। डिस्क्वालिफिकेशन बाय कोर्ट, कोर्ट या एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि इस आदमी को डायरेक्टर नहीं बनाएगा, उसने कुछ क्राइम किया होगा, इसीलिए कोर्ट और एनसीएलटी ने कहा। नॉट पेड कॉल ऑफ शेयर प्लस 6 मंथ एक्सपायर, कंपनी का शेयर ले लिया था और कंपनी का शेयर का पैसा ही नहीं दिया, 6 महीना से ज्यादा एक्सपायर हो गया, उसको भी नहीं बनाएंगे। कंपनी ने शेयर इशू किया, उस कंपनी का शेयर का पैसा नहीं दे रहा, कंपनी का मैनेजमेंट क्या देखेगा फिर? ठीक है। कन्विक्टेड ऑफेंस पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के रिगार्ड में उसने कोई मैंने ऑफेंस किया है, मतलब सेक्शन 188 के रिगार्ड में कुछ ऑफेंस किया है। और डिन लेना मैंडेटरी है, यदि डिन नहीं लिया है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। ऑप्टेन, नॉट ऑप्टेन डिन, ठीक है, ये छोटा मोटा केस जो लिखा है, यदि होगा तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। और एक तो डिफॉल्ट बाय कंपनी क्या लिखता है, ध्यान से सुनिए। बट current director is not eligible for reappointed in current company and cannot take appointment of new company। यदि कंपनी को डिफॉल्ट करता है तो वह दूसरा कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता और उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। सेम कंपनी में, उस कंपनी में रह सकता है जब तक उसका टर्म है, लेकिन रीअपॉइंट नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। तो कंपनी क्या डिफॉल्ट करता है? He has not filed financial statement of annual return for continuous 3 years। कंपनी ने 3 साल का अपना बैलेंस शीट नहीं फाइल किया है, बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल किया है, और फेल्स टू रीपे डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और डिक्लेयर डिविडेंड एंड डिक्लेयर डिविडेंड फॉर कंपनी ने क्या किया है? डिपॉजिट मतलब लोन लेके लोन का पैसा नहीं दिया है, उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया, कंपनी ने डिक्लेयर डिविडेंड डिक्लेयर करके डिविडेंड का पैसा नहीं किया और 1 साल से ज्यादा हो गया है। ये दो केस कंपनी दो डिफॉल्ट करता है। कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 साल का फाइल नहीं कर रहा है, या कंपनी ने डिपॉजिट मतलब लोन लेके लोन का पैसा भी वापस नहीं दिया, उस पर इंटरेस्ट भी वापस नहीं दिया, और कंपनी ने डिविडेंड भी नहीं दिया डिविडेंड डिक्लेयर करके, तो उस केस में जो डायरेक्टर है, करंट डायरेक्टर, वो डायरेक्टर रहेगा, उसका जब तक टर्म रहेगा, जितना साल के लिए अपॉइंट रहेगा, फिर से और अपॉइंट नहीं होगा, नया कंपनी में भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है, याद रखिए। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर रेजिग्नेशन ऑफ द डायरेक्टर। कंपनी का डायरेक्टर को रिजाइन करने का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले उससे रिटर्न नोटिस लिया जाएगा कि आप रिजाइन क्यों कर रहे हो, रिटर्न नोटिस देगा कि हम इस रीजन से रिजाइन कर रहे हैं। उसके बाद आरओसी में DR-12 फाइल किया जाएगा। याद रखिएगा, यदि किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तभी भी यही DR-12 फाइल होता है। याद रखिए, अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन का सेम फॉर्म है। अपॉइंटमेंट के समय अपॉइंटमेंट लेटर ले लेते हैं और रेजिग्नेशन के समय रेजिग्नेशन लेटर ले लेते हैं, बस इतना ही है। और डायरेक्टर चाहे तो DR-11 फाइल कर सकता है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कंपनी को अपना वेबसाइट और डायरेक्टर रिपोर्ट में डालना जरूरी है कि ये डायरेक्टर रिजाइन हो चुका है, ठीक है। तो क्या प्रोविजन है? कंपनी को डायरेक्टर से नोटिस मतलब रेजिग्नेशन लेटर लेना पड़ेगा, रिटर्न नोटिस बोल दीजिए, रेजिग्नेशन लेटर दे दीजिए, या अपॉइंट होगा तो अपॉइंटमेंट लेटर लेना पड़ेगा, आरओसी में DR-12 फाइल करना पड़ेगा, कंपनी अपना वेबसाइट में डिस्क्लोज करेगा और डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगा कि ये डायरेक्टर रिजाइन हो चुका है। अब देखिए, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता है, यहाँ पर कंपनी लोन दे रहा है 2 लाख रुपया डायरेक्टर को, तो सेक्शन 185 में बोलता है कि कंपनी डायरेक्टर को लोन नहीं देगा। एक कंपनी कैन नॉट गिव्स लोन टू डायरेक्टर, कंपनी अपना डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकता है। यदि कंपनी ऐसा करता है तो कंपनी को 5 लाख से 25 लाख का फाइन देना पड़ेगा, प्लस डायरेक्टर को भी 5 लाख से 25 लाख का फाइन देना पड़ेगा, प्लस डायरेक्टर को इम्पीचमेंट भी 6 महीना का हो सकता है। बस इतना प्रोविजन। अब देखिए, क्वारम फॉर बोर्ड मीटिंग बोलता है, एक बोर्ड मीटिंग में कितना क्वारम होना चाहिए, मतलब कितना डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए तब बोर्ड मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। क्वारम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंटेड टू वैलिडेट ए मीटिंग, ठीक है। बोलता है इस कंपनी में टोटल 9 डायरेक्टर है, बस उस मीटिंग को सिर्फ
दो डायरेक्टर आए नहीं, मतलब उस मीटिंग में नहीं आए, तो टोटल डायरेक्टर कितना है, 7 डायरेक्टर आए। तो क्वारम क्या है, 1/3 ऑफ द टोटल रिमेनिंग डायरेक्टर, मतलब टोटल परसेंटेज डायरेक्टर कितना है, तो टोटल 7 है, उसका 1/3 निकालेंगे 2.33, उसको राउंड आउट ऑफ करके 3 कर देंगे। तो याद रखिएगा, आर्टिकल यदि कंपनी प्राइवेट कंपनी में चाहे आर्टिकल फिक्स हायर क्वारम, मतलब कंपनी का जो आर्टिकल है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्राइवेट कंपनी में हम चाहेंगे तो क्वारम 1/3 से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1/3 से कम नहीं कर सकते। याद रखिएगा, रूल बोलता है 1/3 होना चाहिए, टोटल टोटल जितना डायरेक्टर परसेंटेज है उसका 1/3 होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी चाहे तो उससे ज्यादा क्वारम रख सकता है, लेकिन उससे कम नहीं रख सकता है। याद रखिएगा, इतना क्वेश्चन डायरेक्टर के लिए इनफ है। थैंक यू। गुड इवनिंग। आज सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स, मैं एथिक्स कराऊंगा, एथिक्स का शॉर्ट समरी दूंगा। ठीक है, 10-10 मिनट की 2 या 3 क्लास होगी और पूरा एथिक्स आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। शॉर्ट समरी इसलिए देते हैं कि एग्जाम में आपको कम टाइम है और आप आराम से पूरा चैप्टर भी कवर कर लेंगे और फंडा क्लियर हो जाएगा, इसका कंसेप्ट को समझिएगा। एथिक्स का कंसेप्ट मैं बहुत ईजी वे में दे रहा हूँ आपको, और आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद अच्छा से लिख पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ। इथिक्स क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इथिक्स, ठीक है, इथिक्स का सिंपल मीनिंग होता है बिहेवियर्स ऑफ पर्संस। इंसान के बिहेवियर्स को इथिक्स बोलते हैं। या बिहेवियर अच्छा भी हो सकता है या किसी इंसान का बिहेवियर खराब भी हो सकता है। तो अच्छा बिहेवियर मतलब गुड इथिक्स, खराब बिहेवियर मतलब बैड इथिक्स। सिंपल लैंग्वेज में यही इथिक्स का सिंपल मीनिंग होता है, बिहेवियर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, बिहेवियर ऑफ पर्संस, किसी इंसान के बिहेवियर्स को इथिक्स बोला जाता है। सिंपल सा मीनिंग यही, फंडा को समझिए, मीनिंग को समझिए। देखिए, इथिक्स डिस्क्राइब व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स में। ह्यूमन बिहेवियर्स में क्या सही है और क्या गलत है, इथिक्स उसी चीज को बोलता है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है इथिक्स। सिंपल सा देखिए, इथिक्स डिस्क्राइब्स बिहेवियर ऑफ ए पर्संस, किसी इंसान के बिहेवियर्स को इथिक्स डिस्क्राइब करता है। तो इथिक्स का सिंपली मीनिंग होता है बिहेवियर ऑफ पर्सन, किसी इंसान के बिहेवियर्स को इथिक्स बोलते हैं। यह बिहेवियर अच्छा भी हो सकता है, मतलब राइट इथिक्स भी हो सकता है, और रॉन्ग इथिक्स भी हो सकता है, मतलब गलत बिहेवियर भी हो सकता है। तो इथिक्स का सिंपली मीनिंग आपको समझ में आया कि किसी इंसान के बिहेवियर्स को इथिक्स बोला जाता है। ठीक है, मैं नोट्स दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा नोट्स। फोकस क्लास को समझने में डालिए। ठीक है, ये पॉइंट सब मैं बता दूंगा, आपको याद भी हो जाएगा और एग्जाम में आप लिख भी पाओगे अच्छा से। खाली सुन लीजिए, सारे जो भी डिस्क्राइब करूंगा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मेजर बेंचेस ऑफ इथिक्स, इथिक्स का 3 बेंचेस होता है। ठीक है, 3 बेंचेस होता है, आपको MAN याद रखना है। वो क्यों याद रखना है मैं बताऊंगा। देखिए, 3 बेंचेस का नाम क्या है, नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। ये 3 बेंचेस का आपको नाम याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेंचेस क्या है, ब्रांचेस क्या है, बेंचेस नहीं ब्रांचेस। ठीक है, इथिक्स के 3 ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। चीज को समझिए, नॉर्मेटिव क्या होता है, इट्स फोकस ऑन एक्शन। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या, एक्शन को प्रेजेंट करता है कि आदमी का जो एक्शन है वो सही है या गलत है। तो इट्स फोकस ऑन एक्शन, इथिकल एक्शन है या अनइथिकल एक्शन है, मतलब सही एक्शन है या गलत एक्शन है। तो नॉर्मेटिव एथिक्स। ठीक है, दूसरा होता है मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स मतलब ये जस्टिफाई करता है आपका एक्शन सही है या गलत, ये जस्टिफाई करता है। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या, फोकस करता है आपके एक्शन के ऊपर, आपका एक्शन इथिकल है या अनइथिकल, उसके एक्शन को सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन मेटा एथिक्स क्या करेगा, उस एक्शन को जस्टिफाई करेगा कि वो एक्शन सही था या गलत था। तो चीजों को समझिए, नॉर्मेटिव एथिक्स क्या, इट्स फोकस ऑन एक्शन, जस्ट एक्शन, इथिकल एक्शन पे ये फोकस करता है। मेटा एथिक्स क्या है, जस्टिफाई एक्शन, ये एक्शन को जस्टिफाई करता है कि सही है या गलत। और एक है अप्लाइड एथिक्स, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स। एथिक्स का जो सही है या गलत आपने जो भी सीखा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करेंगे, उसी को बोलते हैं अप्लाइड एथिक्स। ठीक है, सिंपल सा चीज है। 3 प्रकार के एथिक्स, MAN इसलिए मैं बोला, M फॉर मेटा एथिक्स, A फॉर अप्लाइड एथिक्स एंड N फॉर नॉर्मेटिव एथिक्स। 3 ब्रांचेस होते हैं एथिक्स, बेचेस नहीं, ब्रांचेस। ठीक है, 3 ब्रांचेस होते हैं एथिक्स के, MAN याद रखना है।
M for meta ethics, A for applied ethics and N for normative ethics। याद रखिए, नॉर्मेटिव में क्या एक्शन पे फोकस होता है, मेटा एथिक्स जस्टिफिकेशंस पे फोकस होता है, और अप्लाइड एथिक्स कहां पर उसका एप्लीकेशन होगा उस पे फोकस करेगा। तीन ब्रांचेस होते हैं एथिक्स के, सिंपल सा चीज ये याद रखना, ठीक है। पहले क्या एथिक्स, क्या ह्यूमन बिहेवियर्स को एथिक्स बोलते हैं, उसके तीन ब्रांचेस होते हैं, MAN, बस इतना याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स का जरूरत क्यों है, चीज को समझिए, एथिक्स का जरूरत क्यों, इंपोर्टेंस क्यों है। आप लॉजिकली सोचिए, यदि आपका एथिक्स सही होगा, आप सही इंसान होंगे और सही काम करेंगे तो आप अपना गोल को इजीली अचीव कर पाएंगे, एकदम सिंपल सा है। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा यदि आप अच्छे इंसान हैं, सिंपल सा चीज है। आपका दूसरे के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा और आप अपने गोल को इजीली अचीव कर पाएंगे। तो उसी चीज को बुकिश लैंग्वेज में लिखना है, देखिए इंपोर्टेंस ऑफ एथिक्स, ठीक है। फोकस गोल, गोल पे हम फोकस कर पाएंगे, यदि मेरा एथिक्स सही होगा तो हम अपना गोल पे फोकस कर पाएंगे, हम सही आदमी सही डिसीजन लेंगे, ठीक है। मेरा बिहेवियर अच्छा है तो मेरा गोल भी अच्छा होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड इंक्रीज, यदि मेरा बिहेवियर अच्छा है तो अच्छे इंसान से बातचीत होगी, तो उससे क्या होगा, मेरा बिजनेस में डील अच्छा होगा, मेरा स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर देगा। दूसरा के साथ रिलेशनशिप बढ़ेगा, इंप्रूव रिलेशनशिप और अचीव गोल, सिंपल सा चीज है। एथिक्स का ये चार इंपॉर्टेंट चीज है, और भी आप बना के लिख सकते हैं यदि कंसेप्ट में फोकस करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। ये प्रिंसिपल बनाया था लॉर्ड लेमन ने 1995 में बनाया था, चीज को समझिए। इस प्रिंसिपल में बोलता है जब पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिसर जब अपना ड्यूटी करता है तो उसका क्या जिम्मेदारी होता है, पब्लिक सर्वेंट का क्या जिम्मेदारी है अपने ड्यूटी के प्रति। सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहला है सेल्फनेस। सेल्फनेस में क्या होगा, वो जो भी डिसीजन लेगा फेयर डिसीजन लेगा, गलत डिसीजन नहीं लेगा, सब चीज को सोच समझ के फेयर डिसीजन लेगा पब्लिक सर्वेंट। दूसरा है इंटेग्रिटी, मतलब पब्लिक सर्वेंट ऑनेस्टली काम करेगा, ऑनेस्ट रहेगा। तीसरा है ऑब्जेक्टिव, मतलब नो पार्शियलिटी, पब्लिक सर्वेंट जब भी अपना जिम्मेदारी निभाएगा वो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेगा, पैसा लेके काम नहीं करेगा किसी के फेवर में भी, तो नो पार्शियलिटी होना चाहिए। अकाउंटेबल, पब्लिक सर्वेंट पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। चौथा है ओपननेस, ओपननेस मतलब ट्रांसपेरेंट डिसीजन, जो भी डिसीजन लेगा ट्रांसपेरेंट रहेगा, छिपा छुपू के कोई डिसीजन नहीं लेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, और एक लीडरशिप क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, साउंड लीडरशिप। बस पहला क्लास इतना ही था, चीज को समझिएगा, इसका नोट्स मैं दे दूंगा। बस मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप चाहें तो 100 रुपीज पे करके मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। आपको सेम इंटर में इंटर की लो की पूरी क्लासेस मिलेगी, शॉर्ट समरी भी, लॉन्ग समरी भी मिलेगी, प्लस ऑडिट की क्लासेस मिलेगी, प्लस आईडीटी की मिलेगी, प्लस एमसीक्यू आपको ऑल पेपर मिलेगा, और मैं ये 2-3 महीना में खत्म करा दूंगा। थैंक यू। गुड इवनिंग। आज सीएमए इंटर में पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स, मैं एथिक्स का दूसरा क्लास कराऊंगा, 10 से 15 मिनट की क्लास होगी, और एक लास्ट कल एक एथिक्स की क्लास कराऊंगा। एथिक्स का पूरा फंडा मैं आपको क्लियर कर दूंगा, एकदम कंसेप्ट में फोकस कीजिए, सिर्फ समझना है। नोट्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप समझिए इसे, ठीक है। और मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो सिर्फ 100 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ मैं पर मंथ। आपका जो नेक्स्ट जून में जो एग्जाम होगी और दिसंबर एग्जाम के लिए सिर्फ बेनिफिट मिलेगी, और किसी के लिए नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, कंसेप्ट में फोकस कीजिए। आज मैं समझाने वाला हूँ बिजनेस एथिक्स क्या होता है, ठीक है। एथिक्स का मतलब आपको समझ में आया कल। एथिक्स मतलब सिंपल सा है कि ह्यूमंस का बिहेवियर्स कैसा होगा, ह्यूमन के काम करने के तरीके को एथिक्स बोलते हैं। ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है, सिंपल सा। एथिक्स का मतलब ये समझ में आया कि ह्यूमन के काम करने के तरीके को एथिक्स बोला जाता है, ठीक है। अब बिजनेस एथिक्स, नाम में लिखा हुआ है बिजनेस एथिक्स, मतलब क्या, आपका जो काम करने का तरीका है बिजनेस के प्रति कैसा है, उसी को बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन बिजनेस, सिंपल सा चीज है, चीज को समझिए। एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस एथिक्स, ठीक है। अब देखिए, बोलता है कि बिजनेस एथिक्स में क्या करेगा आदमी, क्या डिसाइड करता है, बिजनेस एथिक्स क्या चीज को डिटरमाइन करता है कि आप जब बिजनेस, बिजनेस मतलब क्या,
वर्क प्लेस मतलब बिजनेस प्रेमिसेस में जो काम कर रहे हो वो आपका सही होना चाहिए, इथिकल वे होना चाहिए कि एम्प्लॉय जब काम करेगा तो एक अच्छा काम करेगा, ऐसा नहीं कंपनी के फेवर में काम करेगा, कंपनी को राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के देगा, कंपनी को प्रॉफिट करा के देगा, मतलब सही तरीका से कंज्यूमर को जो कंपनी का कस्टमर है उसको सही प्रोडक्ट बना के देना। समझ में आया? तो एक तो बिजनेस एथिक्स मतलब एक एम्प्लॉय जब काम कर रहा है बिजनेस प्रेमिसेस में तो उसके लिए कुछ एथिक्स बनाया गया है, उसी को बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। ठीक है, देखिए चीज को समझिए, लैंग्वेज समझिए। बिजनेस एथिक्स सिंपल सा मीनिंग आप लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन बिजनेस। बिजनेस में एथिक्स के एप्लीकेशंस को ही बिजनेस एथिक्स बोलते हैं, सिंपल सा चीज है। अब देखिए डिटरमाइन व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है ये बिजनेस एथिक्स डिटरमाइन करता है। ठीक है, आगे देखिए, यदि बिजनेस एथिक्स आपका सही है, यदि आपका एम्प्लॉय अच्छा से काम कर रहा है, एम्प्लॉय अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने वर्क प्लेस में निभा रहा है अच्छा से, जो जो उसको काम करना चाहिए वो ईमानदारी से निभा रहा है, तो उससे क्या होगा, कंपनी को फायदा होगा। सिंपल सा लॉजिकली सोचिए, कंपनी को फायदा होगा, और कंपनी को फायदा होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉय का भी नौकरी फिक्स रहेगा, एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ेगा, और एम्प्लॉय का यदि सैलरी बढ़ेगा एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलेगा तो वो एक और अच्छा काम करके देगा, एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो चीज को समझिए, कीवर्ड याद रखिए, सिंपल सा है। बिजनेस एथिक्स क्या करता है, इट्स इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाता है। यदि बिजनेस एथिक्स, यदि एम्प्लॉय अच्छा से काम कर रहा है, एथिक्स मेंटेन कर रहा है, तो कंपनी का ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्लस एम्प्लॉय का क्या, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एम्प्लॉय ज्यादा कंपनी को कमा के देगा, अच्छा काम कर रहा है, कंपनी अच्छा रेम्युनरेशन दे रहा है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय भी अच्छा करके देगा कंपनी को। ठीक है, और डिटरमाइन व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग इन वर्क प्लेसेस। तो सिंपल सा याद रखिएगा, एम्प्लॉय के जो काम करने का तरीका है बिजनेस प्रेमिसेस में, उसी को बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। ठीक है, और यदि एम्प्लॉय अच्छा से बिजनेस एथिक्स मेंटेन करता है तो कंपनी को बहुत सारा फायदा होता है। क्या क्या फायदा है देखिए, चीज को मैं नेक्स्ट, जितना क्वेश्चन है ना आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, तो समझे, लॉजिकली समझेंगे आप, कुछ भी आइए आप लिख सकते हैं, मैं फंडा क्लियर करना चाहता हूं आपका। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। एम्प्लॉय बिजनेस एथिक्स यदि मेंटेन करता है तो उसका फायदा क्या क्या है, लॉजिकली देखिए क्या क्या फायदा है। सबसे बड़ा फायदा है कि गलत काम बंद हो जाएगा, स्टॉप इलीगल वर्क। यदि एम्प्लॉय ईमानदारी से राइट काम करेगा तो इलीगल काम करना बंद हो जाएगा, एम्प्लॉय गलत काम नहीं करेगा तो इलीगल वर्क ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। देखिए स्टॉप इलीगल वर्क, स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग, यदि एम्प्लॉय गलत काम नहीं करेगा तो ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाएगा। इंप्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस, याद रखिए कस्टमर को यदि अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कंपनी के प्रति। टू सेफगार्ड कंज्यूमर हेल्थ, उसका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। एम्प्लॉय का कस्टमर का क्या फायदा है कि एक तो अच्छा हेल्थ राइट प्रोडक्ट दे रहा है तो उसको अच्छा हेल्थ मिल रहा है, और कंपनी के प्रति वो कॉन्फिडेंस भी उसका जनरेट होगा, और कंपनी का मार्केट में अच्छा गुडविल भी क्रिएट हो जाएगा। अच्छा चीज देंगे तो अच्छा गुडविल भी बनेगा। तो टू क्रिएट गुड इमेज, टू क्रिएट गुड गुडविल, आप दोनों कुछ भी लिख सकते हैं, लॉजिकली समझिए। यदि अच्छा एम्प्लॉय काम करता है और कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हमेशा एकदम प्रोटेक्टेड रहेगा, उसको कोई चीज का टेंशन नहीं है, सही चीज बना रहा है, सही चीज मिल रहा है, उसका नौकरी भी सेफ और उसका रेम्युनरेशन भी धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। तो एम्प्लॉय हमेशा प्रोटेक्टेड वे में सेफ रहेगा, और यदि एम्प्लॉय सेफ, कंपनी सेफ, तो शेयर होल्डर लोग भी सेफ, उन लोगों को भी रेगुलर रेम्युनरेशन मिलते रहेगा। तो टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स, चीज को समझिए, एक बिजनेस एथिक्स मेंटेन करने से तीन आदमी को फायदा होता है, लॉजिकली समझिए। एक कंज्यूमर, कंज्यूमर को राइट एकदम प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नौकरी बचा हुआ है, प्रॉफिट में माने रेम्युनरेशन भी बढ़ते जा रहा है, अच्छा कंपनी को प्रॉफिट होगा तो एम्प्लॉय का सैलरी भी बढ़ेगा, उसका नौकरी परमानेंट। तो टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय, और यदि एम्प्लॉय प्रोटेक्ट होगा तो टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर, कंपनी का जो मालिक लोग हैं उन लोग भी सेफ। तो तीन आदमी सेफ हो जाता है एक अच्छा बिजनेस एथिक्स मेंटेन करने से। कौन कौन, कंज्यूमर, एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर्स। लॉजिक को समझिए, और गलत काम बंद हो जाता है। टू स्टॉप इलीगल वर्क, टू स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग, टू इम्प्रूव
मैंने कस्टमर कॉन्फिडेंस, कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, अच्छा चीज मिलेगा तो उसको वो हमेशा मेरा चीज ही प्रोडक्ट बाय करना चाहेगा। तो चीज को समझिए, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। माने बिजनेस एथिक्स का कंसेप्ट लाया गया कि एम्प्लॉय को बोला गया कि तुम वर्क प्लेस में ऐसे काम करो, अपना ईमानदारी से काम करो अपने एम्प्लॉय के प्रति, तो उसके बिगाड़ में कंपनी को क्या बेनिफिट होता है, ये चीज इसमें लिखना है, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, सिंपल सा, एकदम कुछ नहीं आता आपको, सोच लीजिए आप एक कॉमन स्टूडेंट है, आपको ये पता है एथिक्स मतलब एम्प्लॉय अपना वर्क प्लेस में ईमानदारी से काम करेगा, उसको बोलते हैं एथिक्स। ठीक है, तो उसका फायदा क्या है, यदि एम्प्लॉय अपना वर्क प्लेस में ईमानदारी से काम करेगा तो उसका क्या क्या फायदा हो सकता है, खुद लॉजिकली बताइए। एक, वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा एम्प्लॉय लोग का, सारा एम्प्लॉय अच्छा से काम करेगा तो वर्क इन्वायरमेंट तो एकदम पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट होगा ही होगा, सिंपल सा है। दूसरा, यदि एम्प्लॉय अच्छा से काम करेगा तो बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ेगा, एनहांस बिजनेस रेपुटेशन, सिंपल सा लॉजिक। यदि एम्प्लॉय अच्छा से काम करेगा तो कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, तो कस्टमर लोग सेटिस्फाइड होंगे, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और यदि एम्प्लॉय अच्छा से काम करेगा तो एम्प्लॉय को अच्छा सैलरी भी मिलेगा, तो क्या होगा, इंप्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। और एक चीज भी लिख सकते हैं, इंप्रूव एम्प्लॉयर सेटिस्फेक्शन। यदि एम्प्लॉय अच्छा से काम करता है तो एम्प्लॉयर का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाता है और गलत काम एकदम बंद हो जाता है। तो अवॉइड इलीगल प्रॉब्लम। इलीगल प्रॉब्लम जो होता है, इलीगल प्रॉब्लम जो भी हो रहा है, इलीगल वर्क लिख लीजिए, इलीगल प्रॉब्लम लिख लीजिए, उस चीज को अवॉइड किया जा सकता है यदि एम्प्लॉय ईमानदारी से काम करे तो। बस इतना याद रखना। तो एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या है, एक एम्प्लॉय अपना वर्क प्लेस में ईमानदारी से काम कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होगा, बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ेगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और गलत काम बंद हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा इलीगल प्रॉब्लम या इलीगल वर्क। सिंपल सा चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, डिफरेंस बिटवीन मोरल एंड एथिक्स। मोरल एंड एथिक्स में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, चीज को समझिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, मोरल एंड एथिक्स का डिफरेंस को मैं समझा रहा हूं। ठीक है, मोरल मतलब क्या, एथिक्स अभी बताए थे, रूल्स ऑफ सोसाइटी। एथिक्स मतलब क्या होता है, सोसाइटी के नियम जो प्रोफेशनल्स लोग, लीगल लोग जो फॉलो करते हैं, प्रोफेशनल आदमी लोग जो रूल्स फॉलो करते हैं, उसी को सिंपल भाषा में एथिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो एक तो प्रोफेशनल एम्प्लॉय अपने वर्क के प्रति जो रूल्स फॉलो करेगा उसी को एथिक्स बोला जाता है। ये चीज मैं बताया। तो एथिक्स क्या चीज में फोकस करता है, रूल्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का जो नियम बनाया गया प्रोफेशनल और एम्प्लॉय के प्रति, उसी को बोला जाता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, फोकस रूल्स ऑफ सोसाइटी या फॉलो करता है सोसाइटी का नॉर्म्स। लेकिन मोरल क्या, मेरा खुद का बनाया इंडिविजुअल्स का ओन प्रिंसिपल, ओन डिसीजंस, मेरा खुद का बनाया हुआ रूल्स को मैं बोलता हूँ। मेरी नजर में जो चीज सही है, मेरी नजर में जो चीज गलत है, इंडिविजुअल की नजर से, और ये एज ए सोसाइटी की नजर से देखा जाता है एथिक्स। समझ में आया। तो मोरल मतलब क्या, ओन प्रिंसिपल, ओन फिलोसॉफी। मोरल क्या चीज पे फोकस करता है, अपना खुद का प्रिंसिपल, अपने खुद की फिलोसॉफी पे फॉलो किया जाता है। तो सिंपल सा है। एथिक्स में क्या, सोसाइटी याद रखना। मोरल मतलब क्या, मेरा खुद का फिलोसॉफी। ठीक है, गवर्न बाय प्रोफेशनल एंड लीगल। एथिक्स को कौन फॉलो करता है, प्रोफेशनल एम्प्लॉय या लीगल एम्प्लॉय लोग फॉलो किया जाता है। और जो मोरल क्या होता है, कल्चर्स, गवर्न बाय कल्चर और रिलीजियस। मैंने जो मेरे कल्चर या मैंने अपने फादर से, मैंने अपने धर्म से जो सीखा है, मुझे जो सिखाया गया, मैं उस हिसाब से फॉलो करता हूँ। तो सिंपल सा मोरल फोकस क्या चीज पर गवर्न होता है, कल्चर और रिलीजियस से। जो हमको सिखाया गया मेरा प्रिंसिपल तो वैसे ही होगा ना। ठीक है, और क्या है, देखिए मोरल में क्या है, बिलीव ऑफ द इंडिविजुअल इज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मेरा खुद का बिलीव है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, मेरे खुद के बिलीव सिस्टम से मैं डिसाइड करता हूँ। ठीक है, और ये क्या है, सोसाइटी डिसाइड करता है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। सिंपल सा चीज। तो एथिक्स और मोरल का एकदम सिंपल सा कंसेप्ट था, उस चीज को आप समझ लीजिए। अब नेक्स्ट में आते हैं, एथिक्स एंड लॉज के डिफरेंस को देखिए। लॉज मतलब क्या, रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, जो रूल्स बनाता है सब आदमी के लिए, उसको बोलते हैं लॉ। मैंने क्राइम किया, मुझे 5 साल की सजा मिलेगी, ये कोर्ट ने रूल बना दिया, ठीक है, इंडियन पेनल कोड में, तो सबके रूल्स फॉलो हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ द कंट्री जो रूल्स बनाती है उसको बोलते हैं लॉ, ठीक है। और एथिक्स मतलब अभी बताए थे रूल्स ऑफ सोसाइटी, जो प्रोफेशनल और लीगल के ऊपर फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब देखिए रूल्स लॉज से क्या फायदा होता है, डेवलप ऑर्डरली सोसाइटी, एकदम ऑर्डरली सोसाइटी, जो सोसाइटी रूल्स को फॉलो करेगा एकदम ऑर्डरली वे में करेगा, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम इविल एंड इनजस्टिस, इनजस्टिस से आपको लॉ प्रोटेक्ट करता है। क्या चीज से प्रोटेक्ट करता है, इविल एंड इनजस्टिस, सिंपल सा है, ठीक है। और एथिक्स में बताएं क्रिएट गुड मॉरल अमंग पीपल, से सिंपल सा चीज, ठीक है। लॉज और एथिक्स का आपको वो चीज समझ में आ गया, सिंपल सा चीज था, ठीक है। और एक नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक एरियाज इन बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स में क्या क्या एरिया में फोकस किया जाता है, कल सुन लीजिए, ठीक है। एक एम्प्लॉय काम करेगा तो किस किस चीज में वो ध्यान देगा, उसको बोलते हैं एरियाज इन बिजनेस। सबसे पहले है सेफ वर्क प्लेस, वर्क प्लेस एम्प्लॉय का अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कंपनी की सोसाइटी के प्रति कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यदि कंपनी अच्छा खासा कमाती है तो वो सोसाइटी में भी कुछ कंट्रीब्यूट करती है, उसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो भी एक एरिया है एथिक्स, उस एरिया में भी देखा जाता है। तीसरा देखिए अवॉइड, क्या चीज को अवॉइड किया जाता है एथिक्स, एक एरिया एथिक्स अवॉइड करता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर और एम्प्लॉय, कंज्यूमर और एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, वो अपने एथिक्स में देखें, ठीक है। एक अच्छा वर्क प्लेस देखेंगे, कंज्यूमर और एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए वो देखेंगे, अवॉइड होना चाहिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, गलत ट्रेड नहीं होना चाहिए, इसको भी देखेंगे। और एक लास्ट है फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और कंज्यूमर, कंज्यूमर और एम्प्लॉय के साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए, एक होना चाहिए वो भी। सिर्फ लॉजिकली आप लिख सकते हैं कि सेफ वर्क प्लेस एरिया क्या क्या, किस किस एरिया में देखा जाए एथिक्स में, एक अच्छा वर्क प्लेस होगा, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए मेरा कंज्यूमर और एम्प्लॉय के साथ, और अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए कंज्यूमर और एम्प्लॉय के साथ, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड किया जाए। इतना एरिया में देखिए, कल एक लास्ट क्लास कराएंगे एथिक्स को, और ये नोट्स दे दे रहे हैं। अभी भी मैं क्लास बोलना चाह रहा हूँ कुछ, यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लस मैं सिर्फ 100 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ सीएमए इंटर के लिए, एमसीक्यू आपको ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, प्लस लॉ की पूरी क्लासेस मिलेगी, प्लस शॉर्ट समरी भी मिलेगी, लॉ ऑडिट ओएम की भी मैं कोशिश करूंगा, और आईडीटी की 4 पेपर की मैं दे दूंगा, और ये मैं 1-2 महीना में खत्म कर दूंगा डेली क्लासेस देके। तो सिर्फ आपको ज्वाइन करना है 100 रुपीज देके, और ज्यादा मैं चार्ज नहीं कर रहा, बट ये सिर्फ नवंबर, ये जून और दिसंबर वाले बच्चों के लिए ऑफर है, और किसी के लिए नहीं है।